हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आई होप आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो कंटिन्यू चल रही होंगी, लेकिन इस प्रिपरेशन के दौर पे आपको छोटा छोटा बूस्टअप क्लास देने के लिए हम लोग यहाँ पर डेली आते हैं। आज की क्लास में हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बहुत कम टाइम पे, और उन 35 क्वेश्चन में केस बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज में रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एआर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सजेस्ट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट जाकर के एक बार अपना सपोर्ट तो दे ही दो, ठीक है। क्योंकि मे भी आपको यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है उससे आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। और क्या है पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, क्लियर है, गुड। पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। याद करो, जो सेक्शन ई है साइंस का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। याद आया, कुछ नहीं याद आया, बहुत बढ़िया बात है। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर हमें होगी तो हम उन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब जरूरी तो नहीं कि यही पैराग्राफ आपको एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो 100% आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। करना कैसे है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन के, इन जो क्वेश्चन के हमारे पास 4 और सब क्वेश्चंस दिए हैं उसको जरा पढ़ेंगे। क्या लिखा है, नेम द प्रोसेस बीइंग एम्प्लॉयड इन द पैसेज इन द प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इस पैसेज में दी गई है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्ड इन दिस पैसेज, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो फिर क्या कहता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या है। एंड डी, अंडर व्हाट कंडीशन of the pressure and temperature does the above process take place। मुझे लगता है कि आपने ऐसा पैसेज कभी देखा है, ठीक है, जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आपने किए होंगे अभी तक, तो उनमें से सबसे लेटेस्ट है ये और सबसे प्यारा है। क्योंकि ये जो पैसेज आया था एक बार 2020 में आया था, केवीज ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। जो केवीज होते हैं ना, वो 7 अलग अलग टाइप के सेट बनाते हैं, तो उन्हीं में से एक सेट का पेपर है, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं पैराग्राफ की। कहता है कि यूजिंग द 50-50 मिक्सचर ऑफ द ड्यूटेरियम and tritium, scientists of Princeton University of USA have produced a world record। कैसे, सिटिंग बर्स्ट ऑफ फ्यूजन एनर्जी। देखो एक चीज हमें दिख गई, क्या, फ्यूजन एनर्जी। ओके, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, फ्यूजन हो रही है। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो मिल गया। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, जो सब क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे आपको रिकॉल होता जाएगा, अरे ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, ये तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको बार बार पैराग्राफ और क्वेश्चन पढ़ के टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें सीधे सीधे मिल गया, दैट इज फ्यूजन, है ना, FUSION, राइट। फिर कहता है इक्विवेलेंट टू 3 मिलियन वॉट, कितना, 3 into 10⁶ वॉट ऑफ पावर ऑन December 10, 1997। द पावर output in this experiment needed only 4 seconds, and the Princeton group expected to increase the power its reactor to 10 million watt very soon। This raises the prospect of abundance of the cheap electrical power in future। इससे ये पता चला कि हम आगे कुछ सस्ते दामों पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी को किसमें रिप्रेजेंट करना है, जूल में। वॉट है तो वॉट है, तो वॉट का मतलब ये हो गया कि 3 into 10⁶, इसको जूल में करना है तो 3.6 into 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लगभग जो हमारे पास एनर्जी होके आएगी वो कितनी आएगी, 1.2, ये 12 मान लीजिए, 1.2 into 10⁶ जूल के आसपास एनर्जी आपको देकर के आएगी। वॉट को जूल में चेंज करना फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। फिर कहते हैं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को मिक्स करते हैं तो हीलियम गैस निकलती है। क्या निकलती है, हीलियम गैस। तो देखो ये इस पैराग्राफ में कहीं नहीं दिया हुआ। अब ये आप साइंस पढ़ते हैं तो आपने केमिस्ट्री में कई बार ये रिएक्शंस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो कि हम लोग अगर ट्राइटियम और ड्यूटेरियम का प्रोडक्ट करते हैं तो हीलियम बनेगा, तो हीलियम इसका प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर डी प्रोसेस की बात करेंगे। डी क्वेश्चन की लिखा है अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर डज द अबव प्रोसेस टेक्स प्लेस। भाई सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी हाई हो जाएगा, राइट। तो प्रेशर भी हाई हो जाएगा और टेम्परेचर तो हाई होना ही होना है ना। जैसा कि कह ही रहा है कि कितना वॉट है, 3 into 10⁶ के आसपास, तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा।
ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो देखो जरा, जस्ट ए मिनट। अब चलो बात करते हैं हम लोग किसकी, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। देखो लास्ट तक बने रहना, पहले ही क्वेश्चन से ये मत सोचना कि अरे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिखाई दे रहा है, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जस्ट मिनट, मेरे से टीच इन्फिनिटी बार बार खुल जा रहा है यार। सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने कि अपने व्हाट टर्म विल यू गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हीट एनर्जी एंड मेंशन इन द पैसेज। ओके, बहुत बढ़िया बात है, मतलब ऐसा कोई टर्म होगा जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट के बारे में बताएगा। कहता है नेम एनी टू डिवाइसेस थ्रू विच इंडिया मेक द यूज सोलर एनर्जी। ठीक है, दो डिवाइस ऐसे जिससे सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है। फिर क्या कहता है, विच रेज एमिटेड सन कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट। सबको पता है अल्ट्रावायलेट रेज को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, कि पढ़ने की जरूरत है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। फिर कहता है आइडेंटिफाई एनी वन। चलो पहले क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इफ डिमांड फॉर द एनर्जी कंटिन्यूअस इंक्रीज इवन द प्रेजेंट रेट दीज माइट नॉट लास्ट फॉर द लॉन्ग। लास्ट बहुत ज्यादा दिनों नहीं चलने वाले हैं। टू प्रिवेंट द एनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्यूचर एफर्ट आर बीइंग मेड टू मेड मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी, preferably and renewable source of energy. Sun emit visible, infrared and a small amount of ultraviolet radiation. Okay, visible radiation gives light energy and infrared radiation gives heat energy. Exactly. Of the sunlight have been used for the utilization under clear sky condition. 4 to 7 kilowatts solar energy falls on 1 kilometer square area. 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतनी किलोवाट सोलर एनर्जी गिरती है लगभग इन डे। और कंट्री इन 250 to 300 सनी डेज इन एयर। और हमारे देश में लगभग 250 से 300 ज्यादा से दिन तक तो गर्मी रहती ही रहती है, मतलब जिसमें सन बाहर आता है। Thus India has harnessed energy about 2 megawatt kilometer per hour। मतलब कि जो इंडिया जनरेट कर सकता है वो 2 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर पर एनर्जी जनरेट कर सकता है पर ईयर थ्रू यूज ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी। सोलर टेक्नोलॉजी को यूज करके। अब क्वेश्चन में आओ, किस एनर्जी की बात की गई है, सबको पता है सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। कौन से कॉम्बिनेशन की, सोलर कॉम्बिनेशन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था कि ऐसे दो डिवाइस बताओ। तो देखो सबसे पहले तो एक तो कुकर हो गया, सोलर कुकर हो गया। ओके, स्ट्रीट लाइट्स हो गई आजकल सोलर एनर्जी की हेल्प से चलाई जा सकती है, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है विच एमिटेड अल्ट्रावायलेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिर देखो क्या कहता है आइडेंटिफाई एनी वन बाय विच द रेडिएशन फ्रॉम सन हैज कॉज्ड हार्म टू अस। ऐसा कौन सा रेडिएशन है जिसकी वजह से हमें हार्म हो सकता है। तो ये इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई एनी वन बाय विच द रेडिएशन फ्रॉम द सन हैज कॉज्ड हार्म टू अस। वन, अच्छा वन वे। ओके, तो हमें वन बाय नहीं, वन वे है, यहां पर कोई एक ऐसा रास्ता हमें बताना है कि जिसके द्वारा हम लोग इस हार्म से बच सकें। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, हमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है ये। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रही है, इसकी वजह से ये हो पा रहा है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करेंगे, ठीक है, ट्रीज जितने ज्यादा रहेंगे या सीएफसी का यूज कम कर देंगे, तो हो सकता है कि इससे आगे भविष्य में हमें प्रॉब्लम ना हो। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एम्प्लॉयड इट यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। इनमें से कौन सा है जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सन एनर्जी से यूटिलाइज कर सकते, सन एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो स्टैंड और लाइट, ये तो है, ये लाइट से रिलेटेड। ये वाटर हीटर बिल्कुल, और सोलर कुकर ये भी हीटर इसी के बिहाफ पे चलता है, सोलर पैनल से भी आजकल चलने लगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए टू डी आर बेस्ड ऑन द टेबल। टेबल देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, फिर मटेरियल मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ये सारे मीडियम्स दिए हुए हैं। सबसे कम कितना है एयर में, एयर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर सबसे ज्यादा किसमें है, लाइट डायमंड का है। चलो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है नेम द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो बेटा बिना सोचे समझे आप लोग इसको बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, ये हो जाएगा बिल्कुल डायमंड। क्या हो जाएगा, डायमंड, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं डायमंड। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। जैसा एक मिनट यार,
पास ऑप्शन हो गया डायमंड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो एयर कौन सा हो जाएगा, एयर। अभी ऊपर देख क्या है, जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। कहते हैं यू आर गिवन केरोसिन, टार्पिन एंड वाटर। कई बार क्वेश्चन आया होगा, हो सकता है आपने कई बार क्वेश्चन देखा भी हो। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। इसमें से किसमें जो लाइट होगी वो सबसे ज्यादा फास्ट चलेगी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो सबसे तेज होगा वाटर में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टार्पिन का सबसे ज्यादा, फिर केरोसिन का, फिर वाटर का सबसे कम, है ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो लाइट की जो स्पीड होगी वो वाटर में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। डी क्या कहता है, इन विच ऑफ द मीडियम मेंशन इन द टेबल डज लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट। डायमंड, सिंपल सी बात है, सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो डायमंड में सबसे स्लोवेस्ट चलेगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि फिर कॉलम दिए हैं, कॉलम मैच करना है या लिखना है। तो लेंस यूज फॉर द करेक्शन द शॉर्ट साइटनेस, बताओ। कॉनकेव, सबको पता है कॉनकेव। रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आईज इज 25 सेंटीमीटर, ये भी पता है, ये तो बहुत इजी था। फिर इसके बाद लाइट सेंसिटिव सेल फॉर द डार्कनेस और द ब्राइटनेस, तो रोड एंड कोन सेल, रोड शेप सेल एंड कोन शेप सेल। फिर है ओल्ड एज लॉन्ग साइटनेस, क्या कही जाती है, प्रेस बायोपिया। क्या हो जाती है ये, प्रेस बायोपिया। इज दैट क्लियर। देखो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 4 के मदद से हम लोग लगभग 12 क्वेश्चन खत्म किए हैं। ठीक है, चलो एक और केस बेस्ड, खूब ढेर सारे केस बेस्ड लेके आया हूं, लगभग 6 क्वेश्चन केस बेस्ड हैं, और ऐसे ऐसे केस बेस्ड जो आपके फ्यूचर में किसी न किसी तरह से आपके जो एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है, जो जिनको हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है ओशियन कवर अबाउट 70.8 of the earth's surface and are the biggest source of the water in earth. Due to the large mass of water in ocean and high heat capacity of the water, ocean act as the storehouse of energy. Apart from this, ocean water also process kinetic energy due to its tidal waves. The site identified in India for the harnessing the tidal energy are Navalakhi and कांडला, गल्फ ऑफ कच्छ एंड भावनगर गुजरात। ठीक है, फिर सागर एंड हुगली बंगाल टू द हार्नेस टाइडल एनर्जी। अ ह्यूज ब्रिज ऑफ द कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द नैरो ओपनिंग टू द सी। और क्या है इसमें, बस इतना ही है। अब चला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द 2 एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के कोई 2 आप एडवांटेज बताइए। तो पहला एडवांटेज तो क्या है, रिन्यूएबल है, और कैसी है ये, क्लीन एनर्जी है। पहला कैसा है, रिन्यूएबल, दूसरा क्लीन एनर्जी। बी कहता है गिव 2 लिमिटेशन फॉर टाइडल एनर्जी। इसकी कोई 2 लिमिटेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। क्या करके बताएंगे, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम द ओशियन एनर्जी विच कैन बी हार्नेस्ड इजिली। इसमें से कौन सी है जो हम इजिली हार्नेस कर सकते हैं। ओशियन एनर्जी, देखो ओशियन थर्मल एनर्जी ओके, टाइडल एनर्जी यस ओके, वेव एनर्जी ओके, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, फिर क्या कहते हैं व्हाट नेम विल यू गिव द ब्रिज गिवन टू द पासेज दैट कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द नैरो ओपनिंग टू द सी एंड हार्नेस टाइडल एनर्जी, दैट इज डैम। डैम के अलावा क्या ही कह सकते हैं आप, और कुछ थोड़ी कहोगे कि भैया दीवार बना दिया है। ठीक है, चलो आप मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में टेबल दी गई है। कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो आप क्या रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल। अगर आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, है ना। देखो इधर देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में I हो जाता है। ठीक है, तो ऑन एवरेज कितना दिया हुआ है टेबल में, ऑन एवरेज दिया हुआ है। तो आप इसको जब फाइंड करोगे यहां से, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा होगा वो आ रहा है, मैं आंसर आपको देख के बताता हूं, 0.27 ओम। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, तो थोड़ा फटाफट अपने को करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ कर्व यू विल ऑब्टेन इफ यू प्लॉट द अबव वैल्यू ऑफ I एंड V। बड़ा सिंपल सी बात है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो देखो ये प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। 85 से 1616 ये डबल हो गया, फिर इसका डबल हो गया, फिर इसका 1 बढ़ा, देखो 1 एक थोड़ा गैप आ रहा है। तो देखा जाएगा तो ये अगर इनके कंपैरिजन में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमें जो कर्व मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये कर्व मिलने वाला है।
फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू करंट कैन कॉज टू हार्म 5 एम्पियर। सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा करंट होगा वही हार्म करेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से सोल्यूशन है, इनके सोल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये देखो 0.5 अपॉन में 1 अपॉन में 85, रेजिस्टेंस 0.27। फिर कहता है इट विल बी स्ट्रेट लाइन वीआई ग्राफ, यूज ऑफ फ्यूज। सी वाला क्वेश्चन हमने ड्रॉप कर दिया क्या? कहता है नेम एनी सेफ्टी डिवाइस। यस, तो सेफ्टी डिवाइस के लिए फ्यूज और 5 एम्पियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए आपके लिए असर्शन एंड रीजन। बहुत बच्चों की गलती होती है, मतलब 100% बच्चों के एक दो क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं। देखिए कोशिश करिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो क्या होगा? अब आपका पेपर 75 का बचा, मतलब 100% स्कोर करने का चांस तो खत्म हो गया। तो कोशिश करिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 का स्कोर तो आप करो। देखो कहता है ईच ऑफ द क्वेश्चन कंटेन 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है। कहता है सोलर कुकर विद द कर्व्ड ग्लास स्लैब इज इफिशिएंट। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ग्लास होता है कॉनकेव, कन्वर्जिंग, और पूरी लाइट को कन्वर्ज करता है। और इट विल शो द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, बिल्कुल, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। सोलर कुकर विद द कर्व्ड ग्लास स्लैब, अगर कवर्ड ग्लास स्लैब, देखो आपने देखा होगा कि जो एक सोलर कुकर होता है, ये सुनो कवर्ड है, ये कर्व नहीं है, और यहां सोलर कुकर रखा जाता है। तो पता है क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। इफिशिएंट, स्लैब इज इफिशिएंट मतलब ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस की वजह से हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट पड़ जाए। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और ये ऐसा क्यों होता है, रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए असर्शन रीजन, बोथ आर करेक्ट, एंड असर्शन रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो अगर आपको क्या है कि आपने अगर इस सेशन को लास्ट तक देख लिया, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने कौन कौन से क्वेश्चन अभी आप तक मिस किए। तो मिस नहीं करना, इसको ध्यान से जरा देखिएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस ये हैं क्योंकि आप लोगों के माइंड में सेट कर दिया गया है कि 4 चैप्टर हैं, बस उन्हीं से आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी मुश्किल से किसी ने पढ़ा होगा, है ना, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन हो सकता है कोई वैल्यू बेस्ड बना के दे दे, जो कि रिलेटेड होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन होगा किससे रिलेटेड? सोर्स ऑफ एनर्जी से। जैसे हमने अभी मोस्टली एक क्वेश्चन देखा था इसके पहले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज अ थ्रेट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इंक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑन न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज अ थ्रेट टू द फ्यूचर जनरेशन। रेडिएशन देखो क्या कहता है, रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है रेडिएशन एमिटिंग ड्यूरिंग द लीकेज कैन चेंज द जेनेटिक अरेंजमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे जो स्टेटमेंट था वो भी सही है, और रीजन भी बता रहा है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या हो जाएगा। रीजन तो क्या है? जेनेटिक अरेंजमेंट चेंज हो सकते हैं, तभी तो कहता है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन थ्रेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो इसके लिए भी आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। कहता है इट इज एडवाइज टू द क्लीन द एंड ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स बिफोर द कनेक्टिंग देम, और रीजन कह रहा है करंट इज प्रेजेंट एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी कैसे हो जाएगा? सी का मतलब असर्शन तो करेक्ट है कि साफ कर लेना चाहिए, लेकिन करंट प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, तो असर्शन ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डैम इज द बैरियर दैट इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम। एक बैरियर है जो रिवर और स्ट्रीम में बनाया जाता है, बैरियर। लार्ज डैम कैन एंश्योर दैट स्टोरेज ऑफ द एडिक्वेट वाटर इरिगेशन एंड आल्सो फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो डैम बैरियर बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उनसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर कहता है द स्लरी लिफ्ट बिहाइंड द बायोगैस प्लांट, ठीक है, यूज एज अ मैन्योर। ओके, फिर रीजन कहता है स्लरी कंटेन्स मीथेन एंड फॉस्फोरस एज टू मेन न्यूट्रिएंट्स इन इट, कि इसमें 2 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो यार मेरे हिसाब से तो ये सही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस, बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, सॉरी 11 नंबर है, 11 नंबर का असर्शन तो करेक्ट है। और रीजन क्या कहता है? इट कंटेन मीथेन एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो नहीं लग रहा है मेरे को, पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो इसका आंसर है वो कह रहा है कि इसका केवल असर्शन करेक्ट है और रीजन हमारे लिए क्या है? फॉल्स है। एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। कहता है अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रीजन द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू।
इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा वो इसी की वजह से हो रहा है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है, कहता है इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही है। फिर रीजन कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट। बहुत गलत जवाब, राइट हैंड होता है इंड्यूस्ड करंट के लिए। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो सी फॉर कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, कहता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। सोचो सोचो। फिर रीजन कहता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, और असर्शन हमारे लिए क्या है, असर्शन भी हमारे लिए करेक्ट है, लेकिन यूनिफॉर्म होती है, इसको जरूरी नहीं कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट in ammeter is same independent of its position in the series electric circuit. Reason कहता है in a series combination the resistors current in same every part of the circuit. ठीक है, कहता है the series combination resistor current is same. बिल्कुल सही, रीजन बिल्कुल करेक्ट है और assertion भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा A for apple, that is assertion is true, reason is correct and reason correct एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत तेज स्पीड है, लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके नजरों से के सामने से गुजर जाए, है ना, ताकि आप लोग बाद में गाना गा सकें, मेरे सामने ही रहना और शेरों वाली। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन अ सिंपल बैटरी सर्किट द पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अच्छा, एंड रीजन कहता है द करंट फ्लो टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल दैट इट फॉर्म पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि क्या करेक्ट है क्या सही। मुझे तो इसमें बहुत इनकरेक्ट लग रहा है भाई साहब। तो इसका हो जाएगा असर्शन इज करेक्ट एंड जस्ट अ सेकेंड, असर्शन तो फॉल हो गया। देखो सिंपल बैटरी सर्किट द पॉइंट ऑफ लोवेस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल, देखो यहीं से इनकरेक्ट हो गया, लोवेस्ट होता है नेगेटिव, और रीजन करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, वायर ए थिन इन द कंप्रेशन ऑफ वायर बी, कंपैरिजन ऑफ वायर बी सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। ठीक है, ओके। इसके बाद रीजन देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा लोग वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो हो जाएगा वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। फिर से एक बार चलो मैच करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, पता नहीं, देखते हैं। कहता है वायर ए इज थिन इन कंपैरिजन ऑफ वायर बी। थिन का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। ठीक है, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ए इज ग्रेटर देन वायर ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है, थिन जितना पतला होगा एरिया क्रॉस सेक्शन उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रीजन क्या कहता है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए इज ग्रेटर देन, अरे यार ये तो बिल्कुल वाहियात सा आंसर है, मैं भी कहां भटक गया था। रेजिस्टिविटी तो भैया अगर सेम मटेरियल दोनों की कांस्टेंट होगी, कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 200 वॉट बल्ब ग्लो विद मोर ब्राइटनेस देन 100 वॉट बल्ब। बिल्कुल सही, क्योंकि 100 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस देन 200 वॉट। तो इसमें भी सही है, क्योंकि 100 वॉट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 200 वॉट बल्ब वॉट से ज्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए फॉर एप्पल, असर्शन टू, रीजन टू, बट रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो 19 नंबर देखो क्या कहता है, कहता है मायोपिया इज यूज्ड टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। मायोपिया को हम लोग यूज, मायोपिया इज ड्यू टू इंक्रीजिंग कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई तो पहले ही रेटिना के पहले, मान लो ये आंख है तो यहां पर ही रेज को मिल जाना, ये कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होना। रीजन कहता है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रल मेड अप ऑफ कॉनकेव लेंस। बिल्कुल कॉनकेव लेंस लगाओगे तो सही हो जाएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, दैट इज असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, देखो सारे चैप्टर्स इसमें कवर अप हो गए आपके एक साथ बहुत कम टाइम पे। कहता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज फ्लक्चुएट। ओके, डिस्पर्जन इज ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। जो डिस्पर्जन होता है वो किसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। नहीं नहीं नहीं, असर्शन करेक्ट है और रीजन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर कैट।
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? कहते हैं द पावर ऑफ लेंस इज टू डायरेक्ट फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ लेंस विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखो, फोकल लेंथ क्या होता है, कैसे निकालोगे भाई? ये होती है हमारे पास 100 अपॉन में फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 अपॉन में कितना 2 दिया है ना, 2 तो कितना जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। और माइनस जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है? वो होता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंसेज विल बी। तो 1/10 माइनस 1/20 है ना, कॉन्वेक्स है तो ये माइनस होगा, और कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव है तो ये माइनस होगा, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। तो 1/10 माइनस 1/20, तो 20 एलसीएम आ गया कि तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1/20, राइट। तो माइनस का है, माइनस का कहां है, कौन सा आंसर होगा इसमें? प्लस का 20 आंसर आ जाएगा। ओके वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 22 का बी फॉर बॉम्बे। कहता है अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर एंड शी फाइंड द इमेज हर हेड इज बिगर। उसका अगर सर की इमेज कैसी आ रही, बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स तो यार इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया, तीनों में दिया। अगला पढ़ो, कहता है मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज सेम साइड, मतलब प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स के बाद प्लेन नहीं है, प्लेन है। चलो ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन दिख रहा है। फिर कहता है दैट लेग इज स्मॉलर, इसका मतलब कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो कॉन्वेक्स है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एक बार में टिक लग गया, वही करेक्ट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ वैक्यूम, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम इक्वल टू द, ये हो जाएगा 3/2। सिंपल सी बात है भाई, 3/2, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? इफ, बहुत देखने में डरावना, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा। कहता है अ रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ अल्फा डिग्री इट प्रिंसिपल एक्सिस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रेज इज आल्सो अल्फा डिग्री सेल्सियस। मेरे मुंह से निकल रहा है, एक मिनट जरा फिर से मैं एक बार बात कर लेता हूं इसकी। कहता है अ रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा डिग्री टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लो हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और इसमें देख लो यहां पर मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ये और कोई रे आ रही है अल्फा एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस पर, इधर जाएगी। देखो स्टूडेंट, वैसे इसका जो आंसर दिया है वो दिया है 0, ठीक है। कहता है अ रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। ओके, अच्छा, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ठीक, सेंटर से डाली गई तो सेंटर की ही डायरेक्शन में निकल जाएगी, बाउंस बैक हो गई, तो आई इज इक्वल टू आर। तो ये हो जाएगा यहां पर हमारे पास 0 डिग्री, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, 0 होगा। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पे आ रही है, जरा समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, कहता है ये मान लो हमारे पास मिरर है, ओके, अब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है, ठीक है। तो ये अब आई, इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको पागल बनाने का एक तरीका इसने सोच रखा है ना, तो हमारा अल्फा से लेना देना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लाइट रे फ्रॉम एंटर्स मीडियम ए टू मीडियम बी, सो इन फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू ए विल बी। जो बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो क्या होगी भाई? ये देखो ऐसे निकल जाती है, लेकिन ये बेंट हो गई तो इंक्रीज होगी ना, मतलब ये हो जाएगी ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अ 10 मीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, अ 5 मीटर लॉन्ग इमेज। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 30-20 के आसपास आंसर इसका आता है, तो मुझे रट गया है, इतनी बार क्वेश्चन दिखा होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का 27 का जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? चलो फटाफट बोलो, और करके मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो भैया, कन्वर्जेंट पॉइंट कितना है, 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर कितना हो जाएगा 30, और सेंटर पे ही जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तभी इक्वल बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इनमें से कौन है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को जनरेट करता है, तो दैट इज यूरेनियम। आयुब 29 का ओ शिट ड्यूटेरियम होगा, क्या होगा ड्यूटेरियम, क्योंकि यूरेनियम से फ्यूजन होता है, क्या होता है फ्यूजन होता है, ड्यूटेरियम से फ्यूजन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, these part are then connected to the parallel equivalent resistance of combination R, इस सबको पता है 25 हो जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 25 नहीं होगा 5 बता रहा है भाई, चलो देखो कह रहा है a piece of wire resistance R cut into 5 equal part, ठीक है, तो 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R है ना, सॉरी ये होता है, और R बाई 5 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, R है तो R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, तो R एलसीएम आ जाएगा 25 अपॉन में R, ओके, नो 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 नो, देखो जरा देखो, कहता है एक वायर है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 R अपॉन में 5 एक पार्ट का हो गया, R अपॉन में 5 एक पार्ट का हो गया इस तरह से, और ये 1 अपॉन में हो जाएंगे, तो 5 अपॉन में R प्लस में 5 अपॉन में R, तो R एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25 अपॉन में R, तो R इज इक्वल टू 25, इसका आंसर तो यार वो 25 बाई R की वैल्यू R की बराबर हो जाएगी, ये 25 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको देख लेता हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कहता है इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल, ठीक है, तो क्या बताना है, सो इन फिगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, मान लो ये एक सरफेस है, सरफेस की तरफ सरफेस में इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, तो आउट ऑफ द फेज, चलो मैं करके देख लेता हूं कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, तो ये देखो थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो आउट ऑफ द पेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आउट ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर 220 वोल्ट, कहां है 220 वोल्ट है कि नहीं, 32 का ये हो जाएगा हमारे पास डी फॉर डॉक्टर आंसर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप दिखाई दे रहे हैं। कहता है मूविंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज कॉल्ड आर्मेचर, है ना, आर्मेचर ही तो मूव करता है, 33 में देख लेता हूं मैं, मूविंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, अच्छा भैया साफ्ट मूव करता है आर्मेचर, तो जो बाहर से मोटर लगा होता है वो जो घूमता है वो आर्मेचर साफ्ट ही घूम रहा होता है, जबकि आर्मेचर उसका वो पार्ट है जो इंटरनल फोर्स अप्लाई जिसमें हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, कहता है बैटरी कनेक्टेड टू अ रजिस्टर सप्लाइड अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ठीक है, इफ अनदर रजिस्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ पैरेलल फर्स्ट रजिस्टर देन द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 एम्पियर। कहता है बैटरी कनेक्टेड रजिस्टर सप्लाई 4 एम्पियर इफ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, एक हो जाएगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। आगे देखो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज 25 सेंटीमीटर, नहीं समटाइम क्या होती है वेरिएबल रहती है क्या, 35 का आंसर है हमारे पास वेरिएबल, यस वेरिएबल रहती है, क्या रहती है वेरिएबल फोकल लेंथ, क्योंकि हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं ना कम ज्यादा, पावर ऑफ एकोमोडेशन याद करो टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पैरेलल रेज ऑफ द टॉप ऑफ द डिस्टेंस ट्री इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर फ्रॉम एन इमेज ऑन स्क्रीन व्हिच ऑफ द गिवन डायग्राम करेक्टली शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ट्री, तो चलो जरा फॉर्मेशन देख लेते हैं, सबको दिख रहा है ट्री का जो करेक्ट, ये सीधा बन रहा है नहीं है, टेढ़ा बन रहा है नहीं है, ये उल्टा बन रहा है नहीं है, तो ये बी फॉर बॉम्बे हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या खुल गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बस खत्म होने को 34 क्वेश्चन है भाई। कहता है कि a student obtain a blurred image of an object on a screen by using the concave mirror. In order to obtain sharp image on the screen, he will be shift the mirror towards the screen. ये हो जाएगा है ना, either the towards or away from the screen depending upon the position of the object. हाँ ये करेक्ट आंसर होगा यार, तुरंत नहीं उठा के मुंह चले आना है लगा के तुक्का, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना यार कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इफ द मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज देन इट शुड बी, अगर तो सेम साइज की बना रहा है तो ये प्लेन मिरर होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 38 दो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मिनिमम, तो भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, कहता है फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा वायलेट, क्योंकि वायलेट का सबसे क्या होता है मैक्सिमम, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे क्या होती है कम होती है, शायद इस वजह से जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 एंड 100 वाट
व्हेन इट ऑपरेटेड 110 द पावर कंज्यूम बाय 25 वॉट होना चाहिए या 75? चलो मैं आंसर आपको बता देता हूं, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 25 वॉट होगा। एक बार 220 के साथ निकाल लो 100 वॉट का, इसके बाद एक बार 110 के साथ निकाल लो तो अपने आप 25 आ जाएगा। रेजिस्टेंस निकाल लो पहले से, ठीक है, फिर इसके रेजिस्टेंस निकालने के बाद अप्लाई कर दो। क्वेश्चन कहता है रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, क्योंकि रेड कलर लेस स्कैटर होता है। क्या कहता है? लेस स्कैटर होता है। तो यहां से जो इनका हमारे पास 41 क्वेश्चंस थे, उनका तो होता है द एंड। देखो अब आप लोग से ये अब आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग फटाफट इसको शेयर करते रहें, और आई होप कमेंट करके मुझे आप ये बताएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस अभी और कराए जाए, या फिर सैंपल पेपर जैसे हम लोगों ने प्रीवियस अभी सॉल्व किए हैं तो सैंपल पेपर के ही सेशंस आपको चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।